हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये क्लास हमारी रहने वाली है हिंदी की क्लास। इसमें हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपीएसआई के 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन सारे 40 क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक है, हमें इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो मतलब तद्भव नहीं कहा है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, तत्सम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में जो दृक दिया गया है, दृक क्या है, तद्भव है। ठीक है, क्या है, तद्भव है। ताला जो है, ताला भी तद्भव है। तमूली भी तद्भव है। तो तत्सम कौन सा है, दृक। क्या है, दृक। जो क बना के लिखा गया है दृक, ये क्या है हमारा तत्सम शब्द है। तो अगर दृक दृक का तद्भव क्या होगा, दृक का तद्भव हो जाएगा दृक। दृक दृक का तद्भव क्या हो जाएगा, दृग हो जाएगा, यानी कि ग हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन वाला दृक का तत्सम लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि जो ताला दिया गया है, ताला का तत्सम क्या होगा, तालक होता है। ताला का तत्सम तालक होता है। और तमोली का तत्सम ताम्बुलिक होता है। क्या होता है, तमोली का तत्सम ताम्बुलिक। और भीतर भीतर का तत्सम क्या होता है, अभ्यांतर होता है। भीतर का तत्सम अभ्यांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह पूछा हमसे कौन सा है। तो अल्प विराम कौन सा है, यानी कि ए बी ऑप्शन ही करेक्ट है। यानी कि बी में जो लिखा गया है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है थोड़ा सा। अल्प विराम कामा ही क्या है, इंग्लिश में कामा कहते हैं, इस तरह अल्प विराम। तो अल्प विराम हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी को बुलाओ। क्या कह रहा है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है, यानी कि किसी क्या है। तो किसी को बुलाओ मतलब कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी को बुलाओ मतलब निश्चय नहीं है किसको बुलाने के लिए कह रहा है। तो किसी को बुलाओ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तद्भव और गद्यांश। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गद्यांश है। गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छे से। क्या है गद्यांश में, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। ठीक है, आवश्यकता किस चीज़ की है, कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरता संवेदन मुखरित हो। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम के आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम और गौण स्थान देकर और या शिक्षित जन, आगे आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में बामन ही बने रहे हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो हमने गद्यांश पढ़ लिया। गद्यांश में अब गद्यांश के आधार पर हम लोग क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो गद्यांश का शीर्षक हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हमारा शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम। यानी कि पहले ही बात कही गई थी गद्यांश में कि हमारे शिक्षा का पाठ्यक्रम और माध्यम क्या होना चाहिए, भारतीय भाषा होनी चाहिए और भारतीय संस्कृति होनी चाहिए। तो इसके बारे में पूरा गद्यांश लिखा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बताया अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। तो किस भाषा में बात किया गया है, भारतीय भाषा में। किस भाषा में हमारा होना चाहिए, भारतीय भाषा में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। तो हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं।
तो बी ऑप्शन में ये लिखा गया है, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब में व्याप्त रहने वाला, क्या है, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो सब में व्याप्त रहने वाला का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सर्वव्यापी, यानी कि क्या होगा, सब में व्याप्त मतलब सर्वव्यापी, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र शोक में कौन सा समास है। पुत्र शोक में समास पूछा गया है, तो पुत्र शोक में कौन सा समास है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो पुत्र के लिए शोक, यानी कि पुत्र के लिए शोक का मतलब हुआ तत्पुरुष समास। किस समास के अंतर्गत जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। जब के लिए विभक्ति आता है तो वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होता है, ठीक है। पुत्र शोक में संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो त्व प्रत्यय है, क्या है, त्व प्रत्यय, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, त्व प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है मतलब क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता क्या करते हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से द्वारा कार्य किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा क्रिया होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। पूछा गया है कि कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तो कोर्ट मार्शल आप लोग सीधे याद करेंगे, आत्मविधा की रचना है। किसकी रचना है, आत्मविधा की रचना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, ठीक है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण के स्थान पर यदि आपको ध्वनि भी दिया जाए आंसर अगर ऑप्शन में, तो ध्वनि भी हो जाएगा। वर्ण न देकर ध्वनि भी दे सकता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और बात करें वही कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। और यदि आपसे स्वरों की संख्या पूछ ली जाए, कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण, यानी कि पूर्ण नहीं भाई, यहाँ पर पूर्व दिशा के लिए उनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, प्राची, क्या है, प्राची, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्व के लिए प्राची। और यहाँ पे जो उदीची लिखा है, उदीची बी ऑप्शन में, उदीची किसका होता है, उदीची होता है उत्तर दिशा के लिए, उदीची उत्तर दिशा के लिए। अवाची होता है दक्षिण दिशा के लिए। और प्रतीची का मतलब पश्चिम दिशा के लिए प्रयोग होता है। और प्राची आप लोग जाने गए होंगे, प्राची क्या है, पूर्व दिशा के लिए प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है। अलवार महिला संत का नाम क्या है, तो क्या है, अंडाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडाल, यानी कि अंडाल क्या है, अलवार महिला संत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि इनमें से हनुष नाटक के लेखक कौन है, यानी कि पूछा है कि हनुष नाटक के लेखक कौन है। तो हनुष किसका नाटक है, तो भीष्म साहनी का है, क्या है, भीष्म साहनी का नाटक है हनुष, जो कि 1977 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, 1977 में प्रकाशित किया गया था। तो थोड़ा सा भीष्म साहनी से रिलेटेड हम लोग और थोड़ा सा रचनाएं देख लेंगे। उनकी और रचना है, एक रचना है भाग्य रेखा, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, आदि सब किसकी रचना है, भीम साहनी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया था। तो बेगमपुरा की अवधारणा को किस कवि ने प्रस्तुत किया था, तो कवि कौन थे, रविदास, ठीक है, कौन थे, रविदास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2005 में दिया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुंवर नारायण के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकी कृतियाँ हैं। तो देखिए, एक कृति है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, बाज श्रवा के बहाने आदि इनकी कृतियां हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 2005 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि पूछा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है भारती। भारती किसका पर्यायवाची है, सरस्वती जी का पर्यायवाची, यानी कि यही लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पे बात कीजिए चंचला, चंचला किसकी है, पर लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। अमला, अमला भी किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का। इंदिरा भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि सरस्वती जी का कौन कौन सा पर्यायवाची है। तो देखिए भारती होता है, बागेश्वरी होता है, बाग देवी होता है, शारदा होता है, हंस वाहिनी, सरस्वती, ज्ञानदा आदि सब किसके पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं, सरस्वती के समानार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस चिन्ह यानी कि जो चिन्ह दिया गया है यहाँ पर, यह चिन्ह को क्या कहा जाता है, यानी कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो चिन्ह आपको दिया गया है, इस चिन्ह का क्या नाम है, तो इसका नाम है अर्धविराम। क्या नाम है, अर्धविराम, यानी कि बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अर्धविराम। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था, यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था। तो कौन थे, कौन गुरु थे, गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। तो ओष्ठ से किसका उच्चारण स्थान है, तो ओष्ठ से प वर्ग पूरा बोला जाता है, पर प वर्ग बोला जाता है। प वर्ग के अलावा ऊ जो है, ऊ और बड़ा ऊ, यानी कि दोनों एक किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो यानी कि आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओष्ठ से पूरा प वर्ग बोला जाता है प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो गणनावाचक विशेषण हमें बताना है, तो गणनावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो 3 दिया गया है, 3 ये क्या है, गणना दर्शा रहा है। ठीक है, गणनावाचक विशेषण क्या है, 3। और ये जो आपको दिख रहे हैं तीसरा, तो तीसरा क्या है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, तीसरा क्या है, क्रमवाचक। और 3 गुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। और तीनों जो दिया है समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, यानी कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो जो 6 दिया गया है ऑप्शन डी में, 6 ही क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में 6 किससे मिलकर बना है, आधा क और मूर्धन्य वाला जो स होता है, क और स मिलकर क्या बनता है, 6 बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि पंचामृत क्या है, पंचामृत इनमें से कौन सा समास है। तो पंचामृत में कौन सा समास है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विगु समास है। ठीक है, जब पूर्व पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन से कवि को अष्टछाप कवि में शामिल नहीं किया गया, यानी कि अष्टछाप कवि में शामिल नहीं है, कौन से कवि हैं। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिदास कवि। कौन कौन से कवि हैं, हरिदास कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है। अष्टछाप में टोटल कितने कवि हैं, 8 कवि हैं। ठीक है, कितने कवि हैं, 8 कवि हैं। उन 8 कवियों को हम लोग देख लेते हैं एक बार, और आप लोग इसे आप लोग नोट करके रखेंगे, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं अष्टछाप कवि से। तो कौन कौन शामिल है अष्टछाप में, देखिए कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, नंददास हैं, चतुर्भुज दास हैं, छित स्वामी है और गोविंद स्वामी है। ठीक है, ये 8 कवि अष्टछाप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, तो आप सभी का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु हिंदी भाषा की शैली, हिंदी भाषा में नहीं आती है, ये दक्षिण वाली शैली में आती है। ठीक है, तेलुगु किसमें, द्रविड़ भाषा शैली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तद्भव बताना है, तो तद्भव हमारा कौन सा शब्द है, तो आप सभी को करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दिवाली। ठीक है, दिवाली ये क्या है, तद्भव लिखा गया है। अगर वहीं दिवाली के अगर तत्सम की बात करें, दिवाली के तत्सम क्या होता है, तो दिवाली का तत्सम होता है दीपावली। और जो दूबे का तत्सम क्या होगा, द्विवेदी। और दाई का तत्सम क्या होता है, धात्री। और दोना का तत्सम होता है द्रोण। ठीक है, द्रोण का क्या होता है, दोना।
चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला वाक्य दिया है मैंने पुस्तक पढ़ा। दूसरा वाक्य दिया गया है राम ने अनेकों काम किए, तो ऐसे ही गलत है, अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता है। सी ऑप्शन है कि मैंने पुस्तक पढ़ी। और डी ऑप्शन है मेरे को जाना है। अभी ये भी आपको गलत दिख रहा है, मेरे नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी, यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक क्या है, अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर पढ़ा नहीं आना चाहिए था, जो ए ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, यानी कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजी खेर। कौन थे, बीजी खेर प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। और पहले अध्यक्ष बने थे बाल गंगाधर खेर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है इनमें क्या है, आगे इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, यानी कि भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है, यही बताना है हमें। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलयालम। ठीक है, मलयालम क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह आया है। ठीक है, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है, यानी कि वह आया है। तो आया है कि मतलब क्या है कि जो कार्य कब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है लेकिन पूर्ण हो गया है, वह आया है मतलब आ गया है, यानी कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, वह आया है मतलब पूर्ण वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा, पौर्वात्य। क्या हो जाएगा, पौर्वात्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और कुछ विलोम देख लेते हैं। देखिए, पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पौर्वात्य होता है। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती या परवर्ती दोनों होते हैं। और विदेशी क्या होगा, देशी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गरीबों को दान देना। ठीक है, क्या है, गरीबों को दान दो। गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है, यानी कि गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है। तो गरीबों को दान दो यानी कि गरीबों के लिए दान दो। ठीक है, गरीबों के लिए दान दो, तो किसका उदाहरण है, संप्रदान कारक का उदाहरण है। क्या है, संप्रदान कारक उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि गरीबों को दान दो यानी कि गरीब के लिए दान दो, यानी कि तो यानी कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, सामान्य भूतकाल में। कहाँ होता है, सामान्य भूतकाल में। ठीक है, जब वाक्य प्रयोग करेंगे आप लोग, तो जब क्या होगा कि राम ने खाना खाया, यानी कि भूतकाल में काम हो रहा है, तो राम ने खाना खाया, यानी कि सामान्य भूतकाल में ही कर्ता के ने विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आगे है कि घी के दिए जलाना। ठीक है, क्या है, घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाने के मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। ठीक है, लाभ की आशा नहीं थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही लाभ हो गया, मतलब घी के दिए जलाना का मतलब हो गया अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अत्यधिक प्रसन्न होना, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी, यानी कि वह कौन सी रचना है जिसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए काफ़ी लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो चंद्रकांता किसकी रचना है या किसकी विधा है, तो देवकी नंदन खत्री की विधा है। किसकी विधा है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, छलिया। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है, यानी कि छलिया में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो क्या लगा है, ईया प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, ईया प्रत्यय लगा है, यानी कि ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। छलिया में कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, यानी कि उपसर्ग को कहाँ जोड़ा जाता है। तो उपसर्ग को शब्द के पहले जोड़ा जाता है। किसके पहले, शब्द के पहले जोड़ा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर पूछ लिया कि प्रत्यय को कहाँ जोड़ा जाता है, तो प्रत्यय को
शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है, और उपसर्ग को शब्द के पहले जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है, यानी कि कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। तो इनमें से कर्म कारक का चिन्ह है यहाँ पर को, यानी कि कौन सा है, को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। सारे सारे कारकों को हम देख लेते हैं, तो कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए, कर्ता कारक अगर बात करें परसर क्या है, तो ने, कर्म का है को, करण का है से के द्वारा, संप्रदान का है के लिए, और आपदान का है से, और संबंध का है का की के रा री रे ना नी ने रा री रे, ठीक है। अधिकरण का है में पर, और संबोधन का क्या होता है, हे ओ अरे अजी, ये सब क्या है, संबोधन का होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो आप सभी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुम, तू, आप, ये सब किस में आते हैं, मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। और वहीं अगर उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम, ये सब किस में आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक में। और अन्य पुरुष में कौन सा आते हैं, यह, वह, इसको, उसका, ये सब किस में आते हैं, अन्य पुरुषवाचक में। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे, जिससे कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, और काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।